नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। अपराध की आज की घटना भी अज्ञात यानी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। आज की घटना राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में फूलबाग थाना क्षेत्र के खिजुरीबास गांव की है। तारीख 20 सितंबर 2019। खिजरीबाग थाने पर गांव के कुछ लोगों ने आकर बताया कि कुलदीप के घर के पीछे पिछवाड़े एक खेत में एक लाश पड़ी है जो बुरी तरह से जली हुई है। हमें अंदेशा है कि ये कुलदीप यादव की ही लाश होगी, क्योंकि वो 3 दिन से उसका पता नहीं लग रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 18 तारीख को शाम को थाने पर आके हम लोगों ने ये बात बताई थी कि उसका पता नहीं लग रहा है, शराब के नशे में संभवतः वो कहीं चला गया है। पुलिस को ये लगा कि इन्होंने गुमशुदगी लिखाई थी, पुलिस ने कुछ कहा किया नहीं, और अब इसकी लाश अगर मिल जाएगी तो पुलिस पर आक्षेप लगेंगे। सही भी है, पुलिस पर आक्षेप लगते हैं उसकी अकर्मण्यता के आरोप में। बहरहाल पुलिस मौके पर गई। एक लगभग जली हुई लाश, जिसके सिर के बाल नहीं जले थे, माथे और उसके नीचे का कुछ हिस्सा भी नहीं जला था, वो वहाँ पर उनको मिली। उसके साथ घर के जले हुए तमाम सामान भी फेंके गए थे, जिसमें वो एक डबल बेड भी था। पुलिस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कुलदीप के घर में आग लग गई थी कल रात में, और ये सामान उसकी पत्नी ने बाहर फेंका था बच्चों की मदद से। लेकिन लाश देखकर ये लगता है कि ये कुलदीप की ही लाश होगी। बहरहाल पत्नी को बुलाकर तुरंत पूछा गया। पत्नी ने इनकार कर दिया कि ये कुलदीप की लाश है। उसने बताया कि संभवतः ये किसी दूसरे की लाश है। दूसरा, उसके मकान में अपने आप आग लग गई थी। आग लगने का कारण उसने बताया कि हमने मॉस्किटो की कॉइल जलाई थी रात में, अचानक आधी रात के बाद पलंग जलने लगी, मैं छोड़कर भाग गई। ये पूछा गया कि उस समय तुम्हारा पति कहाँ था। उसने कहा वो करीब 2 घंटे पहले खाना खाने के बाद, चूंकि शराब के बहुत ज़्यादा नशे में था, 2 रोटी खाने के बाद उसने मुझसे झगड़ा किया और नाराज़ होकर दरवाज़ा खोलकर कहीं चला गया था। लेकिन पुलिस को उसकी इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस को लग रहा था इसमें कहीं न कहीं झोल है। बहरहाल लाश पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि इसके चेहरे और शरीर पर गहरे जख्म के निशान हैं, और उसके बाद जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है, बाद में जो बर्न इंजरीज हैं वो पोस्टमार्टम हैं, यानी मरने के बाद वो बर्न इंजरीज हैं। पुलिस पशोपेश में थी, क्योंकि किसी को भी इस बात का भान नहीं था कि पत्नी, कुलदीप की पत्नी निशा, कुलदीप की उम्र 24 साल और निशा की उम्र बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल, 21-22 साल। इसी बीच में एक छोटी बात और हुई कि रिश्ते में भतीजा लगने वाला एक लड़का, जिसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो उल्टा सीधा बकने लगा था। उम्र थी करीब 14 साल। उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में
पड़ोस में रहने वाले दादा उससे मिलने गए, अपने पोते से बात करने के लिए गए। उससे प्यार से पुचकार के पूछताछ जब शुरू की तो उसने ये बताया कि रात में निशा भाभी ने मुझे घर पे, मैं ही नहीं 2 और मेरे चचेरे भाइयों को बुलाया और बुला के ये कहा कि घर में आग लग गई थी, अब जाके आग ठंडी हुई है, ये जला हुआ सामान है, ये बाहर फेंकना है। उन्होंने जले हुए सामान को फटी हुई धोतियों में लपेटकर इकट्ठा किया था। हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा सामान ले जाकर बाहर खेत में, जहां उन्होंने बताया था, वहां फेंकना शुरू किया। इसी बीच में मुझे निशा भाभी ने एक गठरी दी जो थोड़ी वजनी थी और 2 धोतियों में, जो साड़ियाँ कह लें आप इसे, 2 साड़ियों में, पुरानी साड़ियों में बंधी हुई थी। उन्होंने हाथ लगा के उसे मेरे सिर पर रख दिया और ये कहा, इसको संभाल के ले जाकर फेंक देना। मैं रात के समय घर से बाहर निकल ही रहा था कि पैर में ठोकर लगने से वो पोटली मेरे सिर से गिर गई और गिरते ही उसकी साड़ी फट गई। उसमें चेहरे का एक हिस्सा जिसमें बाल, बड़े बड़े बाल दिखाई दे रहे थे, मुझे दिख गया। मैं डर के मारे जोर से चीखने लगा। भाभी मुझे पकड़ कर ले गई भीतर। उन्होंने पूछा, तुमने क्या देखा? तो उसने कहा, मुझे लगता है कुलदीप चाचा की जली हुई लाश है। भाभी ने मुझसे कहा, खबरदार अगर किसी से जिक्र किया, यही हाल तुम्हारा भी कर दूंगा। उसके बाद वो घर आया और गुमसुम सा हो गया। सवेरे से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वो उल्टा सीधा बकने लगा, जैसे शॉक में लड़के आ जाते हैं, और उसकी ये हालत देख के पड़ोस के एक अस्पताल में इलाज कराने के लिए उसके घर वाले ले गए। ये बात दादा ने पुलिस को बताई। अब पुलिस के पास कोई शंका की वजह नहीं थी। पुलिस ने निशा को फौरन गिरफ्तार किया और उसे थाने ले गई। तब तक घटना से करीब 5 दिन 6 दिन बीत चुके थे। पूछताछ शुरू की, उसने भी अपना नाटक शुरू किया। रोने लगती थी, सिर पटकने लगती थी, गिर पड़ती थी, बेहोश होने का नाटक करने लगती थी। पुलिस ये सब ड्रामा जानती है कि इतना ज़्यादा ड्रामा करने का मतलब इसी के पेट में कुछ है। धीरे धीरे करके पुलिस ने महिला कांस्टेबल्स के साथ सख्ती दिखानी शुरू की और अल्टीमेटली निशा टूट गई। निशा ने यह बताया कि उसकी और कुलदीप की शादी 2013 में हुई थी, यानी 6 साल पहले। उसने बताया कि वो बहादुरगढ़ के बलोर गांव की रहने वाली है और उसी गांव में कुलदीप की बुआ के लड़के की शादी हुई है। अक्सर कुलदीप की बुआ का लड़का और कुलदीप अपनी भाभी से मिलने उस गांव में आता था, यानी बुआ के लड़के की ससुराल में जाया करता था। इसी बीच उन दोनों की बातचीत होने लगी। बातचीत भी ऐसी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ भाग जाने का प्लान किया कि हम दोनों लोग भाग जाएंगे। निशा उस समय नाबालिग थी, उम्र होगी 16 साल और इसकी भी उम्र कोई 18-19 साल रही होगी। घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन घर वालों से बगावत कर दी निशा ने और ये कहा, मैं आत्महत्या कर लूँगी अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई। चूँकि दोनों सजातीय थे और राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन भी कुछ देश के अन्य हिस्सों से ज़्यादा है। गांव वालों ने मिलकर दोनों की शादी कर दी। शादी के बाद एक बेटा हुआ जो घटना वाले दिन 4 साल का था। वो 2 निजी स्कूलों में टीचर रही, लेकिन कुलदीप ने ये नौकरी छुड़वा दी। कुलदीप उसके चरित्र पर शक करता था।
कि ये पढ़ने पढ़ाने जाती है, हो न हो इसका किसी से संबंध हो गया हो, क्योंकि ये बार बार नौकरी के लिए जिद करती थी। उसे डरा धमका कर फिर उसे घर पर बिठा दिया। टीचर होने के पहले पहले वो एक कंपनी में भी काम करने जाती थी। नौबत ये आई कि बेटे को सड़क पर स्कूल बस में बिठाने तक के लिए वो अपनी पत्नी निशा को नहीं जाने देता था। उसको ये लगता था ये इसके लिए बहाना है, कोई न कोई उससे इस बीच में मिलने आता होगा, और उसको बिल्कुल कन्फाइन कर दिया अपने कमरे तक, निकलने नहीं देता था कुलदीप। इन्हीं बातों को लेकर अक्सर, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और निशा ने बीकॉम की पढ़ाई, बीकॉम की डिग्री उसके पास थी, पढ़ी लिखी यंग लड़की होने के नाते उसे नौकरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। कई जगह नौकरी करने के बाद कुलदीप ने ये नौकरियां छुड़वा दी। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। धीरे धीरे शादी के तुरंत बाद नहीं, 4 साल बाद करीब उसे शराब पीने की लत पड़ गई। आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी किसी के चरित्र पर शक करके उस पर इतनी पाबंदियां लगा के सामान्य तो नहीं रह सकता, और इसी असामान्य स्थिति को ओवरकम करने के लिए वो शराब पीने लगा। घटना वाले दिन भी वो बहुत शराब पीकर आया था। खाना खाने के लिए या खाना देने के लिए उसने निशा को उठाया। निशा गई, उसने खाना उसका तैयार रखा हुआ था लाकर दे दिया। एक आध रोटी ही खाई होगी, उसके बाद फिर वो गाली गलौज पर उतर आया। निशा को भी सुनते सुनते वो परेशान हो गई थी। उसने उसको उठाकर नीचे जमीन पर पटक दिया, पत्थर से उसके सिर पर कई वार किए। उसका सबसे पहले उसने उसके सिर को दीवार से कई बार टक्कर की, दीवार पर कई बार दे मारा और गिरने पर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। एक बसते बसते उसे एहसास हो गया कि ये मर चुका है। उसने फौरन अपना बेड खोला, बेड में उसे सीधा लिटाया और उसको चद्दर और तकिए से अच्छी तरह से लपेट के साफ, ऐसा जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। थोड़े बहुत ब्लड स्टेन्स जो जमीन पर पड़े थे उसे फौरन रात में ही साफ कर दिया। बेटा उसका अपनी दादा दादी के पास सो रहा था। फिर वो बेटे को उनके पास से ले आई और खुद उसी लाश के ऊपर, जिस बेड बॉक्स में वो लाश पड़ी थी, उस पर सो गई। वो रात बीत गई, अगली रात बीत गई, अगला दिन और रात बीत गई। तीसरे दिन, अच्छा, उसी रात दोपहर में उसकी माँ ने, कुलदीप की माँ ने उससे पूछा कि कुलदीप दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया? तो उसने बताया कि वो रात में शराब बहुत ज़्यादा पिए था, मुझसे कहा सुनी हुई, और अचानक वो दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया। शाम तक जब नहीं आया तो आस पड़ोसियों को लेके उसके घर वाले थाने पर भी ये सूचना देने गए थे। तीसरे दिन सभी परेशान थे कि आखिर शराब पीकर गया कहाँ। शराब उतरी होगी, उसे अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। तीसरे दिन शाम को उसकी माँ फिर एक बार उससे ये पूछने आई कि सही बताओ कहाँ गया। उस समय तक कुलदीप की लाश से बदबू आने लगी थी। माँ ने पूछा भी कि कुछ बदबू सी आ रही। उसने कहा हमको भी बहुत देर से आ रही है, कहीं चूहा लगता है मर गया है, मैंने चूहे की दवा डाल रखी थी, लिहाजा ये अब मैं इसको ढूंढूंगी सवेरे कि वो चूहा कहाँ मरा है, तब ये पता लग जाएगा। लेकिन निशा, जिसने आपराधिक मानसिकता से ये सब किया था, उसको ये अंदाज़ा लग गया कि अब ये बदबू जो इसकी है ये बाहर निकलने लगी है, और मेरी सास ने पूछा है, कोई और भी पूछ सकता है। रात ही में इंस्टेंटली उसने दिमाग लगाया और
ट्रांसफार्मर का तेल उसके घर में एक पीपिया में रखा हुआ था, उसे बेड पर पूरा डालकर उसमें आग लगा दी। जब वो धू धू करके जलने लगा तो सिर्फ बेड ही नहीं जला, कमरे के और सामान भी जलने लगे। वो चिल्लाती हुई भाग के बाहर आई, आग लग गई, आग लग गई। कारण भी यही बताया कि नीचे मैंने वो एंटी मॉस्क्यूटो रिपेलेंट जो या एंटी मॉस्क्यूटो जो कॉइल होता है उसको जलाया था मच्छरों से बचने के लिए। उसी से किसी तरह चद्दर में आग लगी और उसके बाद बेड में लगी और उसके बाद पूरे कमरे में लग गई। सवेरे आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, धुआं अब भी निकल रहा था। बाल्टियों में पानी भर भर के पहले उन लोगों ने उसको बुझाया। बुझाने के बाद सभी लोगों ने कहा कि ये जला हुआ सामान बाहर निकाल के फिर से साफ करके पुताई करके तब इसमें रहने लायक होगा। इतना सुनते ही निशा ने कहा कि नहीं, इसमें हमारा बहुत सामान है, हम किसी दूसरे से साफ नहीं कराएंगे, हम खुद ही साफ करेंगे। मुझको पता है कौन सा सामान कहाँ रखा था, जल गया होगा, तब भी जली हुई हालत में हमें वो सामान, गहने, ये सब अपने निकालने हैं। लोग चुप हो गए कि ठीक है, बात तो ये सही कह रही है। और रात में उसने चचेरे भाई के छोटे बच्चों के 12, 13, 14 साल के थे, अलग अलग सामान धोती के, साड़ी के टुकड़ों में बांध बांध के निकाल कर रख दिया, जिसमें जब उसने देखा उसको ये अंदाज था कि लाश पूरी तरह से जल गई होगी, राख होगी, उससे बच्चों को मैं भिजवा दूंगी और किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन लाश कहाँ इतनी जल्दी जलती है, वो भी डबल बेड की लकड़ी में लाश के जलने का सवाल ही नहीं है। उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसने फौरन 2 साड़ियों के टुकड़े बना के अच्छी तरह से उसे लपेट दिया, लेकिन उठाकर देखा तो वो वजनी था। तब तक बच्चे कई बार में सामान बाहर ले जाकर खेत में फेंक चुके थे। जो बच्चा 14 साल का था, थोड़ा बड़ा लग रहा था उम्र से भी, उसने कहा कि इसमें कुछ सामान है, इसको ले जाकर वहीं पर किनारे की तरफ फेंक देना। जगह भी उसने बताई। वो बच्चा उठाने लगा, उसे भी काफ़ी वजनी लगा, तो निशा ने हाथ लगा के उसे उसके सिर पर रख दिया और ये कहा कि इसे वहीं पर फेंक आना। ज़्यादा वजन सिर में लेकर आगे जैसे ही बढ़ा, उसका पैर नीचे किसी चीज़ से ठोकर लग गई या टकरा गया और वो गठरी नीचे गिर गई। गठरी गिरते ही वो फट गई और उसमें बाल वाला, सिर के बाल वाला हिस्सा बाहर आ गया। उसकी चीख निकल गई। इसके पहले कि वो और कुछ चिल्लाता, लोगों को बुलाता, निशा भाग के उसे पकड़कर भीतर ले आई। बोली, क्या बात है? उसने कहा, उसमें आदमी है जला हुआ, बाल से लग रहा है कुलदीप चाचा की लाश है। निशा ने उससे कहा कि खबरदार अगर कहीं जिक्र किया तो तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगी जो इस बॉडी का हुआ है या इस लाश का हुआ है। फिर वो उसी बच्चे के साथ खुद उसे लाद कर जहाँ सारा सामान था उससे थोड़ा दूर पर उसे फेंक दिया। वापस चली आई। रात भर में उस कमरे को अच्छे से साफ किया। जो चीज़ें जल गई थीं उनको बाहर फेंक दिया और कम से कम उसे वहाँ पर दूसरी खाट लगा के या दूसरी तख्त लगा के सोने लायक बना दिया। जैसे ही सवेरे लोगों की नींद खुली, कुछ लोग खेत की तरफ गए, उन्हें वो लाश दिखाई पड़ गई, लेकिन बुरी तरह जली हुई थी, अच्छे से कोई पहचान नहीं पा रहा था। सूचना थाने पर दी गई। थाने से पुलिस आई। निशा से पूछताछ भी हुई। उसने कह दिया कि ये कुलदीप नहीं है, वो ऐसा था, वो वैसा था, इस तरह की बातें बता के उसने पुलिस को भी और गांव वालों को भी गुमराह करने की कोशिश की। इस बीच में वो बच्चा जिसके सिर से वो लाश गिर गई थी, जली हुई लाश, वो घर पहुंचा
अनईजी फील कर रहा था और उसके बाद धीरे धीरे वो इधर उधर की बातें बड़बड़ाने लगा। सोया ही नहीं। घर वाले परेशान हो गए। सवेरे उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा इसकी कुछ दिमागी हालत बिगड़ गई है। पास के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। पुलिस इस बीच में उस जली हुई लाश को उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी थी। लड़के के बारे में जब उनके दादा वहीं पास में रहते थे, उनको पता लगा तो वो भी भाग के हॉस्पिटल पहुंचे। उसे समझाया बुझाया, अपने साथ बिस्किट भी ले गए थे। बिस्किट खिलाया, पानी पिलाया और पूछा कि क्या बात है, तुम ये जो वो बड़बड़ा रहा था उसके बारे में पूछा कि ये क्यों कह रहे थे, जो शब्द वो निकाल रहा था उसके बारे में पूछ लिया। तब जाकर उस छोटे बच्चे ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था। रात में 10 बजे उन्होंने बुलाया, हम लोगों को टॉफ़ी और तमाम खाने की चीज़ें दी और फिर बताया कि कुछ सामान बाहर फेंकना है, कमरे को साफ़ करना है, मुझे इसी कमरे में सोना है। हम लोग सब खुशी खुशी काफ़ी सामान बाकी दोनों बच्चों ने बाहर कर दिया, हम भी ले गए बाहर। अंत में मेरे सिर पर एक गठरी उन्होंने रखी उठा के, जो काफ़ी वजनी थी, और ये कहा कि इसको भी वहीं थोड़ा 10 कदम आगे की तरफ ले जाकर फेंक देना। मैं बाहर निकलते ही किसी चीज़ में मेरे पैर से ठोकर लग गई। मैं गिर पड़ा। गिरते ही वो चद्दर या वो साड़ी फट गई। उसमें से बाल सहित सिर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला, जिसको देखते ही मैं समझ गया कि ये कुलदीप चाचा लग रहे हैं, क्योंकि बाल का उनका अलग स्टाइल था। बाल नहीं जले थे, लेकिन बाकी सब काला दिखाई दे रहा था। मेरी चीख निकल गई। फौरन मुझे पकड़कर निशा चाची भीतर ले गई और जैसे उन्होंने पूछा क्या देखा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने बताया कि उसमें जो सिर का हिस्सा निकला है ऐसा लगता है कुलदीप चाचा का है। इतने पे उन्होंने मुझे एक तमाचा मारा और कहा, खबरदार अगर इस बात का जिक्र कहीं भी किया तो जो ये हाल हुआ है तुम्हारे चाचा का, यही हाल तुम्हारा भी कर दूंगी। मैं घबरा गया, बुरी तरह डर गया, क्योंकि उन्होंने कहा था किसी और को पता चला तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगी। मैंने घर वालों से कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जब दोपहर में दादाजी आए तो मैंने उनको पूरी बात बता दी। तो 17 सितंबर की रात 9:30 बजे कुलदीप का घर के भीतर जाना, झगड़ा होना और 1 बजे के आसपास निशा ने उसकी हत्या कर दी थी। 2 दिन तक बेड बॉक्स में रखकर उसी पर सोती रही। जब बदबू आने लगी तो उसने उस पूरे कमरे को ही, मैं उस बेड के, जला दिया। दिमाग उसने पूरा लगाया कि किसी को पता नहीं लगेगा। उसे ये अंदाज भी शायद न रहा हो कि इतनी आग से पूरी बॉडी जलने वाली नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में उस ट्रांसफार्मर के डीजल को डाल डालकर वो जलाती रही, लेकिन जब बाकी हिस्से में कमरे के आग बढ़ने लगी तो उसे मजबूरन वहां से भागना पड़ा। पुलिस ने निशा को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। मृतक की शिनाख्त के लिए उसकी डीएनए सैंपलिंग कर दी गई। बाद में माँ बाप से उसकी डीएनए को मिलाया गया, डीएनए मैपिंग कराई गई और उसके डीएनए मैपिंग से कंफर्म हो गया कि ये कुलदीप ही है। ट्रायल पर अभी ये मुकदमा नहीं आया है। 2019 यानी करीब 3 साल पहले जल्दी ही ट्रायल पर भी आ जाएगा। अभी भी कुलदीप जेल में ही है। उसकी ज़मानत हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों से नहीं हो पाई, खारिज हो गई। आज की घटना में कुलदीप के बुआ के लड़के की शादी जिस गांव में हुई थी, निशा उसी गांव की रहने वाली थी।
कुलदीप अपने बुआ के लड़के के साथ जब उसकी ससुराल आता जाता था, उसकी निगाह निशा पे पड़ी और निशा की निगाह कुलदीप पे पड़ी। दोनों से मुलाकात हुई और फिर दोनों में ऐसी बात हो गई कि निशा ने परिवार से बगावत कर दी। परिवार कहता रहा नाबालिग हो, पुलिस बंद कर देगी, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। फिर उसने वही अंतिम हथियार कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। परिवार भी उसकी जिद के आगे उसने घुटने टेक दिए और उसकी शादी कुलदीप से करा दी गई। यानी शुद्ध रूप से ये प्रेम विवाह था। कुलदीप और निशा का ये प्रेम विवाह था और वहाँ पूरा गांव जानता था कि ये एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि अगर ये शादी न होती तो दोनों में से एक या दोनों ही आत्महत्या कर लेते। लेकिन शादी के 6 साल बाद ही, जबकि 4 साल का उनका बेटा भी था, ये सारा प्यार मोहब्बत सब हवा में उड़ गए। बात इस पर आई कि तुम्हारे जरूर किसी न किसी से संबंध है, इसीलिए तुम नौकरी के लिए बहुत परेशान रहती हो ताकि घर से बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ा सको। दोनों के बीच इस आरोप प्रत्यारोप में नफरत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और इसी नफरत की आग में और अपने हो सकता है कोई व्यक्तिगत स्वार्थ में निशा ने एक दिन अपने पति की हत्या कर दी, कुलदीप की। और इतना ही नहीं, 2 दिन उसकी लाश पर सोती रही, नीचे लाश, बेड बॉक्स में, ऊपर निशा। और दिमाग देखिए कितना शातिराना काम किया उसने कि उस कमरे में ही आग लगा दी। पहले बेड को अकेले सोचा था जला दूंगी, सब कुछ जल के खाक हो जाएगा, सामान लपेट के बाहर फेंक दूंगी, कभी किसी को पता ही नहीं लगेगा। यही किया भी उसने, लेकिन लाश की पोटली को बांधकर जब वो जल नहीं पाया और देखा उसने ये तो बहुत बड़ा हिस्सा इसका जला नहीं है, तो बच्चे के हाथ सिर पर पोटली रख के उसे बाहर फेंकने के लिए कहा। बच्चा गिर गया और सारी पोल खुल गई और उसने धमकाया भी कि अगर किसी से जिक्र किया तो तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगी। बच्चा इतना डर गया कि उसकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि मूर्ख निशा को उसने अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के शातिराना अंदाज में इतनी बड़ी हत्या की, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि जले हुए सारे सामान के पास ये जली हुई बॉडी मिलेगी तो समझने वालों को 1 मिनट नहीं लगेगा कि ये किसकी करतूत है। और हुआ भी वही। पुलिस को 3-4 दिन उसने चकमा दिया। लोगों को भी चूंकि यकीन नहीं हो रहा था कि भाई इस तरह के प्रेम विवाह, एक दूसरे पर जान देने वाले ये 2 लोग कैसे पत्नी उसकी हत्या कर सकती है। लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ जो होना था। मैं बार बार इस तरह के लव मैरिज यानी प्रेम विवाह के बारे में ये कहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि 70% से अधिक प्रेम विवाह असफल होते हैं, हो जाते हैं असफल। इसके बहुत से कारण हैं। आज मेरी निगाह गृह शोभा के, आप जानते हैं गृह शोभा महिलाएं बहुत पढ़ती हैं, महिलाओं की पत्रिका ही है। गृह शोभा के 29 नवंबर 2021 के अंक में सुधा कसेरा का एक लेख मेरे आंख के सामने से गुजरा। उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में प्रेम विवाहों के असफल होने की बातें बताई हैं, उसके कई कारण बताए हैं। ये लेख बहुत लंबा है, इसलिए पूरा लेख पढ़ पाना यहाँ पर संभव नहीं है। उसमें उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया है जो हमें लगता है कि आपको जानना चाहिए। तलाक के इस मुकदमे पर मुंबई हाई कोर्ट ने 2012 में ये कहा कि अरेंज्ड मैरिज, ये जो कोर्ट ने कोट किया है, मैं उसकी बात, मैं कोर्ट की उस बात को कोट कर रहा हूँ कि अरेंज्ड मैरिज के बजाय प्रेम विवाहों में तलाक की संख्या कहीं ज़्यादा है। कोर्ट ने
अपने आदेश के उस हिस्से में जिसमें वो कारण बता रहे थे या जिसमें उस घटना जो जो तलाक की जो केस उनके सामने था, उसमें उन्होंने लिखा कि 1980 से प्रेम विवाह का चलन शुरू हुआ। 1980 से उसने जोर पकड़ा। उससे पहले प्रेम की अभिव्यक्ति ही इतनी कठिन थी कि परिवार वालों के सामने जाहिर होने से पहले ही वह कहीं और रिश्ता जोड़ने के कारण, कहीं और रिश्ता हो जाने के कारण दम तोड़ देती थी। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल सही है। ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी मोबाइल फ़ोन से 100% होने लगी। किसी कोने में बैठ के किसी से क्या बात करनी है किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन इसके पहले वही किताबों में चिट्ठियाँ, छत के इशारे, और जब तक लोग समझ पाते कि इसका कहीं दूसरी बात है, तब तक शादी तय हो जाती थी और फिर वो बात आगे बढ़ नहीं पाती थी। इम्पॉर्टेंट बात 2012 में मुंबई हाई कोर्ट ने ये कही थी कि अभी छोटे शहरों और गांवों में इसे समाज द्वारा मान्यता नहीं मिली है, लेकिन आज 2021 में इस घटना को शामिल कर लें, अगर कल की घटना को भी अगर शामिल कर लें, तो ये सब जगह फैल गई है। कोर्ट ने उस समय अपना ऑब्जर्वेशन दिया था जिस समय मोबाइल फ़ोन की थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन और तब उन्होंने ये लिखा था कि ये सिर्फ महानगरों तक ही सीमित है, लेकिन आज की तारीख में ये लगभग छोटे कस्बे, बड़े कस्बे, छोटे शहर, सब जगह ये प्रचलन में है। और चूंकि समाज अभी भी इसको मान्यता नहीं देता, इसलिए अपनी मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, जैसे ही घर वालों को इस तरह के रिश्तों का पता लगता है, वे अपने बच्चों तक की हत्या करने में गुरेज नहीं करते। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप की बात भी कोर्ट ने कही है। 22 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भी विवाहित रिश्ते के समान वैधानिक घोषित कर दिया है, क्योंकि लिव इन रिलेशन भी लगभग विवाह का ही एक रूप है। महानगरों में इसका बहुत चलन है। इसमें लड़के लड़कियां अपने परिवार को बिना सूचित किए स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रहते हैं और आवश्यक नहीं है कि वो विवाह के बंधन में बंध जाएं। उन्हें रिश्ता टूटने या तलाक लेने के लिए किसी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की भी आवश्यकता नहीं होती। यानी बंधन रहित विवाह में ये बहुत सुखदायी रिश्ता लगता है, लेकिन ये तभी तक ठीक है जब तक दोनों में तालमेल है, क्योंकि समाज और परिवार की मानसिकता इस रिश्ते को स्वीकृत नहीं देती और उनका सहयोग न मिलने के कारण ही एक के भी द्वारा रिश्ता तोड़ने पर दूसरा भावनात्मक रूप से आहत हो जाता है और अवसाद में वो आत्महत्या कर लेता है। अपने लेख में लिखा है सुधा कसेरा ने कि अभिनेत्री प्रत्यूषा इसका उदाहरण है। इसके पहले जिया खान का भी जिक्र इस लेख में उन्होंने किया है। एक और गंभीर घटना जिस पर 22 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन पर अपना फैसला दिया था, वो लिखती हैं कि 2005 में साउथ की प्रसिद्ध अभिनेत्री खुशबू के लिव इन रिलेशनशिप और विवाह से पहले शारीरिक रिश्ता रखने के समर्थन में साक्षात्कार में किसी एक इंटरव्यू में ये बात खुलेआम उन्होंने स्वीकार की थी और कही थी। और विरोधियों का कहना था कि इससे हमारे समाज की लड़कियों पर बुरा असर पड़ेगा और उसी के विरोध में देश भर में 22 FIR खुशबू के खिलाफ लिखवाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में कहा था कि यदि कोई स्त्री और पुरुष साथ रहना चाहते हैं तो उसमें लोग विरोध क्यों करते हैं, ऐसा करके वे अपराध कर रहे हैं अगर वो विरोध करते हैं। यह इन लोगों की मानसिकता के अनुसार ये गलत हो सकता है। समाज की मानसिकता के
हिसाब से ये गलत हो सकता है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है। संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार, उसके अंतर्गत ये लिव इन रिलेशनशिप आती है। इसके अलावा बहुत सी बातें उन्होंने लिखी हैं। और आज एक मूवी का गाना मुझे याद आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं है किस फिल्म का है, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। तो अब ऐसी मोहब्बत का, ऐसे लिव इन रिलेशन का, ऐसे प्रेम विवाह का जो हश्र होता है वो आप अपने अगल बगल भी देख सकते हैं। क्यों नहीं सोच समझकर, क्यों नहीं अच्छी तरह से सोचकर, सिर्फ शारीरिक आकर्षण या कम उम्र की नासमझियों की वजह से क्यों ऐसी गलती करते हैं कि बाद में, अब सोचिए उस 4 साल के बच्चे का क्या होगा। माँ जेल में, पिता की मृत्यु हो गई, कौन उसको पालेगा पोषेगा, कौन उसे आगे बढ़ने के रास्ते दिखाएगा। 4 साल का वो जीव। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया है कि ये अवैधानिक नहीं है। ये जो आर्टिकल 21 है उसके हिसाब से ये स्वतंत्रता से जीने का आपका अधिकार है। मैं ये कहीं नहीं कहूँगा कि आप ऐसा मत करिए, मैं यही कहूँगा सोच समझ कर करिए प्रेम विवाह। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।